दोस्तों आज की वीडियो में हम नेटफ्लिक्स पे आई अमेजिंग सीरीज लॉकवुड एंड को एक्सप्लेन करने वाले हैं और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये पूरी सीजन लॉकवुड एंड को बुक सीरीज पे आधारित है। जी हाँ, सीजन 1 की कहानी बुक सीरीज के पहले 2 बुक्स की है जिनका नाम था द स्क्रीमिंग स्टेयरकेस एंड द विस्परिंग स्कल। अब तक इस किताब की श्रृंखला में 6 किताबें आ चुकी हैं, यानी कि कम से कम 3 सीजन्स तो पक्का है। हाँ, अगर नेटफ्लिक्स वाले कैंसिल न करे तो। अब सीजन 1 की बात की जाए तो यहाँ कुल मिलाकर 8 एपिसोड्स हैं, इसलिए मैं पूरे सीरीज को 2 वीडियोस के माध्यम से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जहाँ आज की वीडियो में हम पहले 4 एपिसोड्स को समझेंगे और अगली वीडियो कल ही आएगी जिसमें हम बाकी के 4 एपिसोड्स के साथ साथ कुछ थियरीज पे भी बात करेंगे। अगर इन 2 वीडियोस को आप लाइक और शेयर करोगे, यानी अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो बाकी बुक्स की कहानी भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। और ये सीरीज कॉम्प्लिकेटेड वगैरह नहीं है, बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो इससे पहले कि हम लॉकवुड और को की कहानी शुरू करें, हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझना होगा, इसलिए हम पहले इसके थोड़े से बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। तो लॉकवुड एंड को इंग्लैंड के बैकड्रॉप पर लिखी गई है, जहां इस वक्त द प्रॉब्लम नाम के ट्रबल से पूरा इंग्लैंड जूझ रहा है। अब ये द प्रॉब्लम क्या है? वेल, ये है भूत प्रेत और हॉन्टिंग्स का। जी हाँ, इंग्लैंड में अब से लगभग 2 दशक पहले भूत प्रेतों की मात्रा बढ़ गई है और ये पूरे देश में किसी पैंडेमिक माफिक फैल गई है। शुरुआत में मरीसा फिट्स और टॉम रॉटवेल नाम के 2 टैलेंटेड यंग पीपल ने इन आत्माओं का सामना किया। मरीसा एक गिफ्टेड लिसनर थी, यानी ऐसे इंसान जो आत्माओं को सुन सकती हैं। वहीं टॉम इन आत्माओं को देखने की क्षमता रखता था और उन दोनों से इंग्लैंड में एक नया मोड़ आया, जहां कई जवान बच्चों में साइकिक पावर, भूत प्रेतों को पहचानने और उनसे मुकाबला करने की क्षमता पहचानी गई। इस क्षमता को सीरीज के टर्म्स में टैलेंट कहा जाता है, यानी कि अगर कोई टैलेंटेड है, उसके पास कोई ना कोई स्पेशल पावर है, या तो सुनने की, देखने की और ऐसा ही कुछ। साथ ही ये टैलेंट बचपन से ही कुछ खास लोगों में देखा जाता है। इसी सिलसिले में कई एजेंसीज शुरू हुई जहां इन नेचुरली गिफ्टेड लोगों को आत्माओं से लड़ना सिखाया जाता है। इस लड़ाई में लोहे के और चांदी के औजार, साथ ही नमक और एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किए जाते हैं। अब क्योंकि ऐसी कई एजेंसीज हैं, तो इनमें से कुछ बेस्ट होती हैं, जैसे कि मेरिसा फिट्स की फिट्स एकेडमी। वो होता है ना, ऐसे ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लेकिन IIT NIT ये सब बेस्ट है, उस टाइप का इनको समझ लो। वहीं DPRAC यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइकिक रिसर्च एंड कंट्रोल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि इस मामले में पुलिस फोर्स जैसा है। DPRAC न सिर्फ इन एजेंसीज को कंट्रोल करता है, बल्कि एजेंट्स द्वारा पकड़े गए एंटिटीज को कैद करता है। इनफैक्ट ज्यादा ताकतवर आत्माओं का सामना भी करता है। अब जैसे जैसे द प्रॉब्लम बढ़ी, कई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इंग्लैंड में बढ़ने लगे, जो कि इस प्रॉब्लम के नाम पे पैसे कमाते हैं। इनमें से एक है फेयरफैक्स आयरन। फेयरफैक्स आयरन एक ऐसी कंपनी है जो भूत प्रेतों से लड़ने का औजार बनाता है, जैसे कि लोहे के चेन या फिर कुछ चांदी का इत्यादि। वहीं सनराइज कॉर्पोरेशन एक दूसरी बड़ी कंपनी है जो फ्लेयर्स यानी एक्सप्लोजिव्स बनाती है। इन एक्सप्लोजिव्स में यूजुअली मैग्नीशियम एंड सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ जब मैं बोल रहा हूँ कि ये आत्माओं के लिए है, तो ये मत समझ लेना कि ह्यूमंस पे इफेक्ट नहीं होगा। फट रहा है तो भैया ह्यूमंस भी फटेंगे अगर रेंज में होंगे। नाउ रेलिक में ऐसे लोग होते हैं जो आत्माओं के सोर्सेस को चुरा कर ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। बात करें एजेंट्स की, तो वेल, वो आत्माओं से लड़ने के लिए नमक, एक्सप्लोजिव, लोहे के चेन आदि का इस्तेमाल करते हैं। इनका काम है कि आत्माओं के सोर्स को पकड़े जहां से वो जुड़े हुए हैं और फिर उस सोर्स को कंटेन करे या कैद कर ले, या फिर वो DPRAC तक भी पहुंचा सकते हैं। इन सम केसेस खत्म भी किया जा सकता है। लड़ने के लिए एजेंट्स एक तरह की स्पेशल तलवार यूज करते हैं जिसका नाम है रेपियर। रेपियर स्टील और सिल्वर से बना है और कुछ देर के लिए आत्माओं को परास्त कर देता है। नाउ DPRAC इन आत्माओं को सजा देने का काम करती है। नाउ इसी के साथ कुछ और भी दूसरे तरह के मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कि शाम के बाद पूरे देश में एक कर्फ्यू लग जाता है, क्योंकि शाम के वक्त सड़क दुकानों पे आत्माएं आप पे हमला कर सकती हैं और शाम के बाद ही आत्माएं आती हैं, यूजुअली सनसेट के बाद। एजेंट्स के अलावा भूत प्रेतों से लड़ने में 2 तरह के डिफेंस काम कर रहे हैं। ये हैं सेंसिटिव्स एंड नाइट गार्ड्स। सेंसिटिव्स एजेंट्स या नाइट गार्ड्स, इन सभी में से कोई एक टैलेंट होता है, जैसे कि लिसनर्स यानी कि वो जो लोग आत्माओं को सुन सकते हैं, देन साइटर्स जो कि आत्माओं को देख सकते हैं, इन्हें डेथ ग्लो यानी चमकते हुए आत्माएं दिखती हैं। तीसरा है टच यानी कि वो लोग जो छू कर आत्माओं को महसूस कर सकते हैं। इस सीरीज में आत्माओं को विजिटर्स कहा गया है। नाइट गार्ड 7 से 13 साल के बच्चों को बनाया जाता है और ये गार्ड्स किसी प्राइवेट जगह को आत्माओं से प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं सेंसिटिव्स में कोई डिफेंड करने की ताकत नहीं होती, वो सिर्फ आत्माओं को फील करने के लिए हायर किए जाते हैं। अब बात करें घोस्ट्स यानी कि यहाँ जो बोला गया है विजिटर्स उनकी, तो ये 3 टाइप के होते हैं। टाइप 1 घोस्ट सबसे कमजोर होते हैं, इन्हें शेड्स, लर्कर्स या स्टॉकर्स कहा जाता है। टाइप 2 घोस्ट ज्यादा डेंजरस होते हैं, इनके पास टाइप 1 के मुकाबले ज्यादा ताकत होती है और ये इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये पोल्टरजेस्ट, रैट्स या फिर डार्क स्पेक्टर्स के कैटेगरी में आते हैं।
नाउ टाइप 3 सबसे खतरनाक आत्माएं हैं। ये जो द प्रॉब्लम है, इसकी पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि कोई टाइप 3 से बात भी कर पाया है। वो इंसान मरीसा फिट्स थी। जी हाँ, टाइप 3 घोस्ट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और अगर किसी एजेंट में मरीसा जितना टैलेंट हो तो वो टाइप 3 से बात कर सकता है और उसका सामना भी कर सकता है। लेकिन मरीसा के बाद ऐसा कभी कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो अब जबकि आप पूरे बैकग्राउंड को समझ चुके हैं तो हम एपिसोड की कहानी को समझते हैं और अब आपको समझने में बहुत ही ईजी होगा। तो पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लॉकवुड एंड को नाम की एजेंसी से आए दो टीनेजर से मिलते हैं। ये लोग एक क्लाइंट का घर क्लीन करने आए हैं और इन कैरेक्टर्स का नाम है लूसी कार्लिल एंड एंथनी लॉकवुड। यहाँ लॉकवुड के पास साइट का टैलेंट है, यानी कि उसे डेथ ग्लो दिखाई देती है। वहीं लूसी एक लिसनर है और उसे सुनने की ताकत है। अब घर के अंदर पहुंचने पर लूसी आत्माओं को सुनने की कोशिश करती है और उसे किसी की खटखटाने की आवाज आती है। इस घर के अंदर क्लाइंट के हस्बैंड की जान गई थी और यहाँ लॉकवुड और लूसी नमक का घेरा बनाकर उस आदमी के आत्मा को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी लूसी को वहाँ दूसरी आत्मा दिखाई देती है। यह आत्मा किसी औरत की थी जो बहुत दर्द में लगती है। लूसी तुरंत लॉकवुड को वहां बुलाती है और वो दोनों रेपियर से इस आत्मा पे अटैक करते हैं। लेकिन ये आत्मा वायलेंट हो जाती है और लूसी पे हमला कर देती है। इस खतरनाक हमले की वजह से लूसी स्टेयर से लटक जाती है। अब यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है जहाँ लूसी सिर्फ 13 साल की थी और तभी उसकी माँ ने उसे शहर के एक लोकल एजेंसी में एजेंट बनने के लिए छोड़ी थी। लूसी में बचपन से ही सुनने का टैलेंट था, यानी कि वो एक नेचुरल लिसनर है। लूसी ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे जबरदस्ती पैसे कमाने के लिए यहाँ छोड़ देती है। लूसी की माँ का कहना था कि उसके पिता तो पी के मर गए, उनके लिए कुछ नहीं छोड़े, तो अब लूसी को ही कमाना होगा। बेसिकली वो बहुत रूड और बेकार माँ थी। तो धीरे धीरे लूसी की ट्रेनिंग शुरू की जाती है, जहाँ उसे एक्सप्लोजिव बनाना सिखाया जाता है, तलवार चलाना सिखाया जाता है इत्यादि। इस दौरान वो बहुत होनहार साबित होती है और एक बहुत अच्छी एजेंट बनने लगती है। एजेंसी में लूसी की सबसे अच्छी दोस्त नॉरी भी थी और नॉरी और लूसी मिलकर एक दिन लंदन भागने का प्लान बनाते हैं ताकि वहां जाकर वो प्रेस्टिजियस फिट्स एकेडमी में एजेंट बन सके। लेकिन इसके लिए उनका 4th ग्रेड तक पढ़ाई करना बहुत जरूरी था, जिसमें उनकी बस 1 साल की ट्रेनिंग बाकी थी। यानी उसके बाद वो लोग उस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते थे। आई मीन ऑब्वियसली अगर टैलेंटेड हुए तो एक दिन लूसी और उसकी टीम को उनका सुपरवाइजर एक बिल्डिंग को डीकॉन्टामिनेट करने लेकर जाता है, जहां इंफॉर्मेशन के अनुसार बस टाइप 1 घोस्ट्स मौजूद थे। लेकिन यहाँ दूसरे टाइप की आत्माएं उन पर अटैक कर देती हैं और लूसी सुपरवाइजर की मदद मांगती है, लेकिन वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। इस हादसे में लूसी के सारे दोस्त मारे जाते हैं और नॉरी घोस्ट लॉक्ड हो जाती है। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि घोस्ट लॉक्ड का मतलब क्या होता है। ये एक तरह का कोमा में चले जाना है, जहाँ नॉरी की आत्मा भूत प्रेतों की दुनिया में काइंड ऑफ कैद हो गई है। जब भी कोई घोस्ट लॉक्ड होता है तो उनकी आंखें उजली हो जाती है और वो एकदम स्टिल हो जाते हैं, ना कुछ बोलते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन हाँ जिंदा जरूर हैं। एनीवेज नेक्स्ट सीन हम कोर्ट का देखते हैं, जहाँ सुपरवाइजर हादसे का सारा इल्जाम लूसी पे लगा देता है। जी हाँ, भागा वो खुद था, डिसीजन उसका था, लेकिन इल्जाम लूसी पे। इस वजह से लूसी को एजेंसी से निकाल दिया जाता है और घर पे लूसी की माँ भी उसे अपने सुपरवाइजर से माफी मांगने कहती है ताकि वो वापस से पैसे कमा सके। ये सुन लूसी बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ को उल्टा सीधा सुनाकर घर से भाग जाती है। तो इसके बाद हम लूसी को लंदन में देखते हैं। जी हाँ, वो भागकर लंदन आ गई। वो यहाँ कई एजेंसीज में इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन पेरेंट्स के साथ ना होने की वजह से उसे कहीं एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसी दौरान लूसी एक न्यूज़पेपर में लॉकवुड एंड को नाम की एजेंसी का एड देखती है, जहाँ एक एजेंट की पोजीशन खाली थी। लूसी वहां जाती है और डोर पे नॉक करती है, जहाँ जॉर्ज करीम नाम का बंदा डोर खोलता है। जॉर्ज एक्चुअली में लॉकवुड एंड को का ही एजेंट था और इस एजेंसी को एंथनी लॉकवुड चलाता था। अंदर आने पर लॉकवुड लूसी को तरह तरह के आर्टिकल्स देकर उनसे जुड़े आत्माओं को बताने को कहता है। लूसी इन छोटे छोटे सामानों को पकड़ के उन पे अपने हियरिंग का इस्तेमाल करती है एंड देन वो करेक्टली गेस कर पाती है कि चीजों के साथ क्या हुआ था। बेसिकली कहा जाए तो लूसी इस टेस्ट में पास हो जाती है। अब यहाँ लूसी एक स्कल को नोटिस करती है जो एक ग्लास जार में रखा हुआ था। लॉकवुड और जॉर्ज उसे बताते हैं कि ये टाइप 3 का विजिटर है और इसे जॉर्ज ने फिट्स एकेडमी से चुराया है। हमें पता चलता है कि जॉर्ज पहले फिट्स में ही पढ़ाई कर रहा था, लेकिन फिर उसे निकाल दिया गया और अब वो लॉकवुड के साथ काम करता है। इन द एंड लूसी को लॉकवुड में एजेंट की पोजीशन मिल जाती है। अब यहाँ से कहानी वापस से फर्स्ट सीन पे आती है, जहाँ लॉकवुड और लूसी लड़ रहे हैं एक आत्मा से। हमें पता है कि लूसी पे अटैक हो गया और वो सीढ़ियों से गिरने वाली है, लेकिन यहाँ लॉकवुड आत्मा से लड़ाई करता है और लूसी को बचा लेता है। वो देखते हैं कि आत्मा घर के चिमनी की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, जिसका मतलब है कि सोर्स वहीं कहीं होगा। लॉकवुड आत्मा को उलझाता है और लूसी चिमनी को तोड़ डालती है, जहाँ उसे इस औरत की बॉडी मिलती है जिसमें उसने एक रिंग भी पहना हुआ था। लूसी उस रिंग को निकाल लेती है और तभी आत्मा वापस उस
पे हमला कर देती है। खुद को बचाने के लिए लूसी आत्मा की तरफ एक एक्सप्लोजिव फेंकती है जिससे घर में आग लग जाती है और ऐसे में लॉकवुड और लूसी को इस जलते हुए घर से बाहर कूदना पड़ता है। कमिंग बैक टू स्टोरी, वेल यहाँ से दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम लूसी को देखते हैं जो क्लाइंट के घर के बाहर बेहोश पड़ी है। उसे सपने में एक विजन दिखाई देता है जहां वो उसी औरत को देखती है जिसके आत्मा का उसने सामना किया था। सपने में ये औरत उसे फ्लावर्स देती है और होश में आने पर लूसी के हाथ में वही रिंग थी जो उसने डेड बॉडी से उतार लिया था। यहाँ से लूसी को डीप्रैक द्वारा हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ लूसी को एक कमरे में कई सारे टीनेजर्स घोस्ट लॉक्ड की स्थिति में मिलते हैं। लूसी हॉस्पिटल से निकल कर जाती है जहाँ जॉर्ज ने अपनी तरफ से उनके पिछले क्लाइंट के घर का काफी रिसर्च किया था। यहाँ जॉर्ज बताता है कि जिस आत्मा ने उन पर अटैक किया था वो 70s के दशक में एक फेमस एक्ट्रेस थी जिसका नाम था एनाबेल। जी हाँ, एनाबेल नाम था। जॉर्ज कहता भी है कि बिना मेरे प्रिपरेशन के तुम लोग हड़बड़ी में वहां चले गए तो ऑब्वियसली कारण तो होना ही था। खैर, इसके बाद हम लूसी को बहुत खोया खोया देखते हैं और उसे एनाबेल का एक और विजन आता है जहां एनाबेल उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद जॉर्ज को लूसी बाथटब में डूबती हुई मिलती है और वो लूसी को उठाता है। लूसी काइंड ऑफ ट्रांस में थी और डूब रही थी। अब इस बारे में जॉर्ज लॉकवुड को बताता है और उसे लूसी को फायर करने को कहता है क्योंकि वो बहुत अजीब बिहेव कर रही है। और लॉकवुड कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है, अभी वो नहीं है। खैर, उस रात सोते हुए लूसी पर एनाबेल की आत्मा अटैक कर देती है और वो इस बारे में जाकर जॉर्ज और लॉकवुड को बताती है। पहले तो उन्हें उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि आत्मा वही हमला कर सकती है जहां उसका सोर्स हो। बेसिकली सोर्स से वो ज्यादा दूर जा ही नहीं सकती। लेकिन लूसी रिवील करती है कि उसने चिमनी से एनाबेल की रिंग उठा ली थी, इसलिए एनाबेल की आत्मा यहाँ आ गई है। ये सुन जॉर्ज लूसी पे बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन लूसी किसी तरह उसे और लॉकवुड को ये पता लगाने के लिए कन्विंस कर लेती है कि एनाबेल आखिर इतनी वायलेंट क्यों है। और यहाँ एक बात तो क्लियर हो ही गई थी कि हाँ, वो रिंग ही उसका सोर्स है। नाउ लूसी एनाबेल की आत्मा से साइकिक कनेक्शन बनाती है और उन्हें पता लगता है कि एनाबेल को उसके प्रेमी ने मार डाला था, जिसके बाद उसे चिमनी में छोड़ दिया गया। एनाबेल के लवर का पता लगाने के लिए जॉर्ज, लूसी और लॉकवुड लाइब्रेरी जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि एनाबेल ने ओफिलिया का किरदार निभाया था। इसी वजह से लूसी खुद को बाथटब में पाई थी और इसीलिए उसने उसे विजन्स में फ्लावर दिखाया था। बेसिकली कहा जाए तो एनाबेल की आत्मा ओफिलिया के किरदार से अपने रियल लाइफ ट्रेजेडी को मिरर करने लगी थी। अगर आपको ओफिलिया के बारे में नहीं पता तो वेल, ये विलियम शेक्सपियर के ड्रामा हैमलेट से ली गई एक किरदार है और उसके बारे में आप गूगल पे देख सकते हैं क्योंकि यहाँ मैं बताया तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। एनीवेज, इन तीनों को ये भी मालूम होता है कि एनाबेल के लवर का नाम ह्यूगो ब्लेक था जो उसी के साथ सेट पे काम करता था। अब जब ये लोग लाइब्रेरी में रिसर्च कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ किप्स नाम का बंदा आता है जो कि अपनी टीम के साथ आया था। अब मैं आपको बता दूं, किप्स बहुत ही काबिल घोस्ट हंटर था और वो बड़े से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा था। बेसिकली कहा जाए तो काफी सक्सेसफुल था। किप्स लूसी को लॉकवुड के खिलाफ वार्न करता है जिससे उसके और लॉकवुड के बीच थोड़ी बहुत स्वॉर्ड फाइटिंग टाइप हो जाती है, लेकिन हाँ, यहाँ लॉकवुड किप्स को बहुत ही इजीली ओवरपावर कर देता है। दूसरी तरफ डीप्रैक का चीफ पुलिस जिसका नाम बांस है, वो क्लाइंट के घर में हुए हादसे के लिए लॉकवुड पर 60,000 यूरोज का फाइन लगाता है और उसे लूसी को एजेंसी से निकालने की सलाह देता है क्योंकि वो अभी पूरी तरह ट्रेंड नहीं थी। आई मीन, हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ ग्रेड 3 थी और ग्रेड 4 होना पड़ेगा तभी आपको कहीं जॉब मिल सकता है, एंड अभी तक उसका पूरा ट्रेनिंग खत्म नहीं हुआ था, वो पहले ही भाग आई थी लंदन। नाउ न्यूज़पेपर में भी घर जलने की बात आ चुकी थी जहां लॉकवुड के एजेंट्स को रोक कहा जाता है, लेकिन लॉकवुड लूसी को निकालने से मना कर देता है और पैसों का इंतजाम करने के लिए मीडिया में एनाबेल के मर्डर का सच बता देता है। इससे डीप्रैक की बहुत बदनामी होती है क्योंकि उन्होंने अब तक ह्यूगो ब्लेक को सजा नहीं दी है। इस बात से बांस और भी गुस्सा हो जाता है और लूसी भी नाराज हो जाती है क्योंकि वो मीडिया में नहीं आना चाहती थी। वो स्पेसिफिकली बोली थी कि मुझे मीडिया में मत लाना कभी भी, बट हाँ, लॉकवुड उसका नाम एकदम क्लियरली न्यूज़ पे ले रहा था। तो अगले दिन डीप्रैक लूसी को ह्यूगो ब्लेक का सामना करने के लिए जाती है और उसे प्रूव करने बोलती है कि किलर वही है यूजिंग एनाबेल, यानी कि अपना साइकिक कनेक्शन यूज करके, लेकिन लूसी ऐसा नहीं कर पाती। इसके बाद बांस उसे सलाह देता है कि उसे वापस घर चले जाना चाहिए और लूसी भी लॉकवुड एंड को छोड़ने का डिसीजन ले लेती है क्योंकि लॉकवुड बिना उसकी सहमति से उसके बारे में मीडिया में इतना कुछ बोल गया था। लेकिन इस पॉइंट पे लॉकवुड लूसी से माफी मांगता है और वो कहता है कि वो अनजाने में ऐसा कर गया और आगे से वो इस बात का ध्यान रखेगा। इस तरह की माफी से लूसी मान जाती है एंड शी डिसाइड्स कि हाँ, वो जॉब नहीं छोड़ेगी। वहीं इनके घर पे कोई इंट्रूडर जॉर्ज पर हमला कर देता है और उसे बंदी बना लेता है। लॉकवुड और लूसी आकर इस इंट्रूडर से लड़ते हैं और उसे भगा देते हैं। जॉर्ज बताता है कि इंट्रूडर एनाबेल के रिंग के लिए यहाँ आया था, विच मीन्स उसे मालूम था कि किलर कौन है, लेकिन लूसी ये रिंग अपने गले में पहनकर घूम रही थी, इसीलिए वो उसके हाथ नहीं लग पाया। यहीं पे दूसरा एपिसोड खत्म होता है।
अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत में लॉकवुड की टीम एनाबेल के रिंग को ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें एक स्पेशल हॉलमार्क इनग्रेव किया गया था। यह हॉलमार्क शेक्सपियर के प्ले हैमलेट का एक पन्ना था, जो कि काइंड ऑफ एक लव लेटर था। इस बात से जॉर्ज और लूसी कन्विंस हो जाते हैं कि हो ना हो किलर हुगो ही है जिसने एनाबेल के साथ हैमलेट वाले प्ले में काम किया था। लेकिन लॉकवुड श्योर नहीं होता, क्योंकि किलर कोई और भी हो सकता है। लॉकवुड इस रिंग को लूसी से लेकर सेफली लॉक कर देता है ताकि कोई भी खतरा ना हो। इसके बाद लॉकवुड जॉर्ज और लूसी को बताता है कि डी प्रैक्ट ने फाइन के अलावा उनके काम पे भी रोक लगा दिया है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा। इसके लिए लॉकवुड न्यूज़पेपर में एक एड ढूंढता है जो फेयरफैक्स आयरन के मालिक सर जॉन फेयरफैक्स की तरफ से था। लॉकवुड एंड को इस एड का पीछा करते हुए जाते हैं और वहां उन्हें सर फेयरफैक्स खुद मिलने आते हैं। जी हाँ, ये बड़ी बात थी क्योंकि फेयरफैक्स के कई बिजनेसेस थे और वो बहुत बड़े आदमी थे, एंड वो इन लोगों से मिलने क्यों आए हैं, थोड़ा अजीब था। खैर फेयरफैक्स उन्हें बताते हैं कि उनकी एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कॉम्बे कैरे हॉल। ये प्रॉपर्टी बर्कशायर में और यहाँ ढेर सारी आत्माओं का वास है। सर जॉन इस प्रॉपर्टी को क्लियर करके जल्द से जल्द बेचना चाहते हैं और इस काम के लिए वो लॉकवुड और को का सारा कर्ज भर देंगे। सर जॉन नहीं चाहते कि इस प्रॉपर्टी का नाम खराब हो जाए और इसके लिए वो मीडिया से इसे काफी हद तक बचाते आए हैं। अब वो किसी बड़ी कंपनी को ये काम नहीं दे सकते क्योंकि उनका एक प्रोसीजर होता है और वहां पे सीक्रेट रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन लॉकवुड एंड को छोटी सी कंपनी है और ये लोग सीक्रेटली काम कर सकते हैं। बेसिकली सर जॉन फेयरफैक्स को इस प्रॉपर्टी को जल्दी से क्लियर करके बेच देना था और इस काम के लिए वो लॉकवुड एंड को का सारा कर्ज भर देते। तो ये ऑफर सुनकर लॉकवुड अग्री कर जाता है। नाउ घर वापस आकर जॉर्ज इस बारे में रिसर्च करता है और बताता है कि कॉम्बे कैरी हॉल में कई हजारों मंक्स ने सामूहिक आत्महत्या की थी, जिससे कि यहाँ कई टाइप के घोस्ट्स हो सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ कई बार 1-2 टीम्स गई थी घोस्ट को हटाने, लेकिन हाँ, वहां से बचकर 1-2 लोग ही लौटते थे। तो ये सब सुनकर लूसी को एंड जॉर्ज को ऑब्वियसली ये काम बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन लॉकवुड उन्हें समझाता है कि उनके पास इससे अच्छा मौका नहीं है। साथ ही उन्हें 60,000 यूरोज भी तो भरना है, तो इससे अच्छा चांस नहीं मिलने वाला। तो नेक्स्ट सीन में हम लॉकवुड की टीम को बर्कशायर में देखते हैं, जहां उन्हें फेयरफैक्स की असिस्टेंट एली लेने आती है। एली के कंधे पे जख्म लगा हुआ था, जिसके बारे में वो बताती है कि फेयरफैक्स के लिए काम करने से पहले वो जंग में थी। कॉम्बे कैरी हॉल में सर जॉन फेयरफैक्स लॉकवुड एंड को का स्वागत करते हैं और उन्हें वार्न करते हैं कि वो साफ सफाई के दौरान कोई एक्सप्लोजिव इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी प्रॉपर्टी किसी भी तरह से डैमेज हो। इनफैक्ट वो लॉकवुड एंड को के इक्विपमेंट्स को भी चेक करते हैं, उसमें एक एक्सप्लोजिव मिलता है, उसे वो निकाल लेते हैं। इसके बाद वो टीम को हॉल का रेड रूम दिखाते हैं, जो कि सारे हॉन्टिंग्स का सोर्स था। तो इसके बाद शाम ढलने को आती है और फेयरफैक्स एली यहाँ से निकल जाते हैं। इनके जाने के बाद टीम रेड रूम में लोहे के चेन और नमक का घेरा बनाती है और सोर्स ढूंढने लगती है। ऊपर के सीलिंग पे जॉर्ज को खून टपकता हुआ दिखाई देता है, जो सरप्राइजिंगली उनके घेरे में घुसने लगता है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। एट दिस पॉइंट वो लोग रियलाइज करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा सर्कल बना दिया है, जिससे कि बीच का हिस्सा कमजोर पड़ गया है। तब तक पूरे कमरे में खून फैलने लग गया था और उनका सामना चार्जर नाम की खतरनाक एंटिटी से होता है, जो खून के जरिए विक्टिम्स पे हमला करती है। ये तीनों किसी तरह जान बचाकर वहां से भागते हैं और बाहर आने पे उन्हें रियलाइज होता है कि असली सोर्स तो बेसमेंट में है, जहां सारे मंक्स ने एक साथ अपने आप को मारा था। ये जो बेसमेंट वाला एरिया था वो स्क्रीमिंग स्टेयरकेस से होके जाता था, एंड हेंस द नेम। तो जॉर्ज और बाकी सब स्क्रीमिंग स्टेयरकेस को पार करते हुए नीचे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कई सारी मंक्स की आत्माएं उन पे हमला कर देती है। लूसी घोस्ट लॉक होने लगती है, लेकिन लॉकवुड उसे होश में लाता है। तब तक उन्हें सोर्स का पता चल चुका था, जो कि लूसी ही ढूंढी थी घोस्ट लॉक की स्थिति में, जो कि इसी बेसमेंट का वेल यानी कि कुआं था। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि लॉकवुड छुपा कर एक बॉम्ब ले आया था, वो भी बड़ा वाला, और वो इस वेल में बॉम्ब फेंक देता है, जिससे कि सोर्स खत्म हो जाता है और सभी की जान बच जाती है। अब ऑब्वियसली इस धमाके से तीनों बेहोश हो जाते हैं और जब इन्हें होश आता है तो लॉकवुड जॉर्ज और लूसी को एनाबेल की एक तस्वीर दिखाता है, जिसमें उसके साथ हुगो के अलावा फेयरफैक्स भी था। जी हाँ, वो रियलाइज करते हैं कि असली किलर फेयरफैक्स है और उसी ने रिंग को पाने के लिए उन्हें यहाँ मरने भेजा था, ताकि उसका सच दुनिया के सामने ना आए। नो वंडर वो बोल रहा था कि एक्सप्लोजिव्स यूज नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सप्लोजिव से इनके सोर्स को खत्म किया जा सकता था, लेकिन बिना एक्सप्लोजिव के तो इनके सोर्स को खत्म करना इम्पॉसिबल था। तो इस सच्चाई को जानकर सभी लोग बाहर भागते हैं, लेकिन एली और फेयरफैक्स उन्हें पकड़ लेते हैं। एली यहाँ बताती है कि उसी ने उस रात जॉर्ज पे हमला किया था और तभी उसके हाथ पे जख्म था, क्योंकि आपको याद हो तो लॉकवुड ने उसके साथ लड़ाई की थी और वहीं पे उसे जख्म हुआ था। फेयरफैक्स इन लोगों से रिंग मांगता है, लेकिन लॉकवुड कहता है कि रिंग तो सेफ में है उसके घर में। लेकिन इस पॉइंट पे लूसी रिवील करती है कि वो रिंग को छुपा कर अपने साथ ले आई थी लॉकेट बनाकर, और वो इस रिंग की मदद से एनाबेल को यहाँ बुला लेती है।
अब जैसे ही एनाबेल की रूह यहाँ पे आती है वो फेयरफैक्स पे हमला कर देती है और उसे मार डालती है। एली भागने की कोशिश करती है लेकिन तब तक डीप्रैक यहाँ आ चुकी थी और उसे पकड़ लेती है। डीप्रैक लॉकवुड और को इलीगली काम करने के लिए अरेस्ट करने लगती है, जबकि लॉकवुड उन्हें समझाता है कि उन्हें गुमराह करके यहाँ भेजा गया था और उन्होंने एनाबेल के किलर को सजा दिलवाया है। इनफैक्ट देखा जाए तो लॉकवुड एंड को मारने के लिए सारा प्लान बनाया गया था और रिंग को हासिल करने के लिए। तो ये लोग विक्टिम्स हैं, ना कि किसी तरह के क्रिमिनल। बट स्टिल इन्हें लॉक किया जा रहा था कि तभी वहां डिप्टी कमिश्नर आ जाते हैं जो इन्हें रिहा करने के बदले एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट पे साइन मांगते हैं। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो कि नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट बहुत ही कॉमन चीज है जो कि आप कभी भी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो तो साइन करते हो, ताकि आप कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन बाहरी दुनिया को नहीं बताओगे। वो एक अग्रीमेंट है, अगर आप ऐसा करते हो तो ऑब्वियसली उसका भुगतान करना होगा। अब यहाँ हमें शक होने लगता है कि डीप्रैक का फेयरफैक्स के साथ काफी बिजनेस था और इस वजह से वो लोग इस बात को मीडिया तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे, हेंस द एनडीए यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। इस एपिसोड के एंड में हमें एक फ्यूनरल का सीन देखने को मिलता है जहां लॉकवुड एंड को से मिलने फेमस पेनेलोपे फिट्स आती है और उनके हिम्मत की दाद देती है। घर पहुंचने पर लॉकवुड लूसी को उसका 4th ग्रेड पास करने का सर्टिफिकेट गिफ्ट करता है और लूसी उसे रखने नीचे बेसमेंट में जाती है, लेकिन यहाँ लूसी गलती से वो फिट्स एकेडमी के टाइप 3 घोस्ट वाला स्कल का डब्बा खोल देती है एंड टू हर अटर सरप्राइज ये आत्मा उससे बात करने की कोशिश करता है। नाउ दिस वाज अ बिग थिंग, क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने इंट्रो में बताया था कि टाइप 3 से आज तक सिर्फ एक ही लेडी बात कर पाई थी। यहाँ जो भी हो रहा था उसके कारण लूसी को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तीसरा एपिसोड यहीं खत्म होता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत में लूसी की नींद खुलती है जब वो लॉकवुड और जॉर्ज को रैट हंटिंग से वापस आते देखती है एंड यहाँ वो दोनों लूसी को बताते हैं कि वो स्टोर रूम में बेहोश हो गई थी। यहाँ लूसी को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था, जबकि वो ऑलमोस्ट 14 घंटे के लिए बेहोश हो गई थी। तभी उनके दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। लॉकवुड दरवाजा खोलता है जहाँ उसकी टीम के लिए एक नया केस आया है। लॉकवुड एंड को से मिलने 2 लोग आए हैं जिनका नाम है सेबेस्टियन सॉन्डर्स और पैमिला जॉपलिन। ये स्वीट ड्रीम्स एक्सकवेशन से आए हैं और इनका काम कब्र खोदने का है। सॉन्डर्स और पैमिला बताते हैं कि डीप्रैक ने उन्हें एक कब्र को क्लीन करने को कहा है जो कि सदियों से कैंसल ग्रीन सेमेट्री में मौजूद है। ये एक बिना नाम का कब्र है जिसमें किसी टाइप 2 विजिटर यानी आत्मा के होने की संभावना है। इस कब्र के आसपास सेंसिटिव्स को काफी खराब महसूस होता है, जिस वजह से किसी ने भी काम करने से मना कर दिया है। तो बेसिकली लॉकवुड एंड को का काम ये है कि वो लोग इस कब्र को खोल के वहाँ जो भी चीज है जो कि इन लोगों को परेशान कर रही है, जो कि एक्सपोज्ड है, उसको कवर अप कर दे ताकि हाँ सेंसिटिव्स और जो भी कब्र डिगर्स है वो लोग अपना काम कर सके। अब इनिशियली तो लॉकवुड इस लेवल का काम नहीं करना चाहता था, लेकिन लूसी उसे मना लेती है क्योंकि हाँ उन्हें काम की जरूरत थी, साथ ही कुछ पैसों की भी। अब जाने से पहले सॉन्डर्स टीम को रेलिक मैन से सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि वो अक्सर कब्रिस्तान में सोर्स चुराने आ जाते हैं और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को मार डालते हैं। तो लॉकवुड इनको सेमेट्री की तरफ बढ़ निकलते हैं और यहाँ जाते वक्त लूसी लॉकवुड से रेलिक मैन के बारे में पूछती है। यहाँ लॉकवुड उनके प्रति गुस्सा व्यक्त करता है, सेइंग कि वो चंद पैसों के लिए लोगों की जान को मुश्किल में डाल देते हैं। बेसिकली वो लोग जो सोर्स होता है ना उसको चुरा लेते हैं एंड देन ब्लैक मार्केट पे अच्छे दामों में बेचते हैं। अब जब ये लोग कब्रिस्तान के पास जा रहे थे तो हम देखते हैं कि वहाँ कई प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का मानना था कि भूत प्रेतों के खिलाफ एजेंट्स इस्तेमाल करने के बजाय हमें उन्हें वेलकम करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। बेसिकली को एग्जिस्टेंस। वो आजकल होता है ना, आप कुछ भी करो तो हर चीज के लिए एक एजेंसी बन जाती है जो उसके खिलाफ रहेगी। आप ये कर रहे हो तो ऐसा मत करो, इसके साथ हमें जीना चाहिए, वही सेम चीज है। एनीवेज इन सभी चीजों को पार करते हुए लॉकवुड एंड को सेमेट्री पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सेमेट्री में काम कर रहे सेंसिटिव्स, नाइट वॉच मेंबर्स और कब्र खोदने वाले वर्कर्स को भी प्रोटेस्ट करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो बिना नाम वाले कब्र के आसपास भी काम नहीं करना चाहते थे। पिछली रात इस कब्र को किसी ने बाहर निकाल दिया था और बिना खोले भी इसके अंदर की आत्मा लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। लॉकवुड उन्हें आश्वासन देता है कि उनकी टीम अकेले ही इस आत्मा को संभाल लेगी, जिसके बाद ही कोई वर्कर यहाँ काम करने आएगा। सो जॉर्ज, लूसी और लॉकवुड कब्र के पास जाते हैं और यहाँ पहुंचते ही लूसी और जॉर्ज की तबीयत खराब होने लगती है। लूसी को यहाँ अपने बीते हुए लाइफ का फ्लैशबैक दिखाई देता है, लेकिन लॉकवुड उसे संभालता है। लॉकवुड को ग्रेव के आसपास कोई डेथ ग्लो दिखाई नहीं देता और सभी अपनी पोजीशंस लेकर आत्मा का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। जॉर्ज कब्र को एग्जामिन करता और पाता है कि इस कब्र को बहुत हड़बड़ी में दफनाया गया था, मानो किसी से छुपाकर किया गया हो। वहीं ये कब्र लोहे का बना हुआ था, जो कि बहुत अनयूजुअल है, क्योंकि लोहे के कब्र 20वीं शताब्दी में बनना शुरू हुए थे जब द प्रॉब्लम बढ़ गई थी। तो इतने पुराने समय में, यानी कि द प्रॉब्लम से 100 साल पहले कोई लोहे का कब्र क्यों बनाएगा? यूजुअली तो कब लकड़ी के होते हैं ना, लोहे का कब्र तो तब बनाया जाएगा जब वहां कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटिटी है जिसको कैद करना हो ना। अब तक लूसी और जॉर्ज को मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज आने लगती है, जिससे उनकी तबीयत खराब होने लगती है। इस बीच लूसी खुद को अपने ही रैपियर से चोट पहुंचा देती है। वहीं जॉर्ज को भी कुछ ठीक नहीं लगता है, लेकिन लॉकवुड उसे काम में ध्यान देने को कहता
है। तभी लॉकवुड भी देखता है कि इस कब्र में एक तरह का डोर भी है। अब तक लूसी की हालत बहुत खराब होने लग गई थी और जॉर्ज कब्र को खोलता है। कब्र के अंदर वो लाश के हाथ में एक काले रंग का मिरर देखता है जिससे वो एकदम मंत्रमुग्ध होने लगता है। लेकिन लॉकवुड उसे होश में लाता है और सोर्स को चांदी से ढककर आइसोलेट कर देता है। ऐसा करने से जॉर्ज की जान बच जाती है, साथ ही वहाँ का माहौल भी हल्का हो जाता है। लेकिन लूसी और जॉर्ज की हालत अब तक तो बहुत खराब हो ही गई थी। तभी वहाँ सभी लोग आ जाते हैं क्योंकि सबको लगता है कि हाँ भाई काम हो गया है। एंड लॉकवुड भी पेपर्स वगैरह साइन करने लग जाता है ताकि वो पेमेंट ले सके। अब इस पॉइंट पे लूसी कब्रिस्तान में एक स्कल की मूर्ति देखती है। इसे देखते ही उसे याद आता है कि पिछली रात उसकी बात टाइप 3 के उस स्कल से हुई थी। इस पे जॉर्ज पामेला जॉपलिन को डिटेल्स बताते हुए कब्र के बहुत करीब पहुंच जाता है और गलती से उसके ऊपर से कवर हटा देता है। ऐसा होते ही जॉर्ज और पामेला वापस से हिप्नोटाइज होने लगते हैं और टाइप 2 घोस्ट आजाद हो जाता है। तब लूसी अपने स्वॉर्ड से इस घोस्ट पे हमला करती है और लॉकवुड किसी तरह वापस से बॉडी को ढक देता है जिससे कि हादसा रुक जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम जॉर्ज, लूसी और लॉकवुड को घर में देखते हैं जहां लूसी सीधे बेसमेंट में जाती है और उस स्कल का जार खोल देती है। वो उससे पूछती है कि उसने पिछले रात उससे बात की थी या नहीं। इस पे स्कल कहता है कि एक तुम ही हो जो मुझे सुन सकती हो और उसे खुद को आज़ाद करने को कहता है। और दिस वाज सरप्राइजिंग और बहुत ही डरावना भी था क्योंकि लूसी कैसे बात कर पा रही है। आज तक ऐसा सिर्फ एक लेडी ही कर पाई थी जो कि लेवल 3 के घोस्ट से बात कर सके। और डरावनी बात यह है क्योंकि ये घोस्ट उसे आज़ाद करने को कह रहा था एंड ऑब्वियसली लूसी उसके बातों पर भरोसा तो नहीं कर रही थी। ये स्कल उसे बताता है कि इस घर में एक छुपा हुआ कमरा है जिसमें लॉकवुड ने कोई राज दबा कर रखा है। और सीरीज के शुरू से हम देखते हैं कि इस घर में एक कमरा ऐसा था जहां लॉकवुड बार बार सभी को ना जाने को कहता है, ये बोलकर कि वहां उसका कुछ तो पर्सनल डिटेल्स है। नाउ ये स्कल जार लूसी को फिर से उसे ओपन करने को कहता है एंड लूसी काइंड ऑफ कन्विंस होकर उसके नजदीक जाती है। लेकिन जैसे ही लूसी जार को टच करती है ये स्कल बोलता है कि तुम कहीं से तो आई हो जहां बहुत ही डरावनी चीज थी, जहां पे मौत था। एंड देन वो चेतावनी देता है कि उसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि किसी की तो मौत होने वाली है। ये सब सुनकर लूसी वहां से भागती है। दूसरी तरफ जॉर्ज और लॉकवुड का झगड़ा हो जाता है क्योंकि जॉर्ज पामेला को ग्रेव के अंदर लेकर चला गया था जो एजेंट्स के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन जॉर्ज यहाँ लूसी का उदाहरण देने लगता है कि देखो लूसी तो हमेशा रूल्स तोड़ती है, फिर भी लॉकवुड उसे तो कुछ नहीं कहता। अब इस पॉइंट में जॉर्ज मिरर के बारे में और जानना चाहता था, इसलिए वो उस पर लिखे एक कोट पे रिसर्च करने की बात करता है जिसके लिए लॉकवुड उसे वार्न करता है क्योंकि उन्हें इन सब में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए और ऐसे भी काम हो गया है तो भाई उसके डिटेल्स में क्यों जाना। लेकिन जॉर्ज तो एक नर्ड है, ऑब्वियसली वो हेलबेंट है, वो पूरे डिटेल्स में जाएगा ही। और तब तक लूसी भी यहाँ आ जाती है और टाइप 3 स्कल से बात करने वाली बात जॉर्ज एंड लॉकवुड को बताती है। अब ये बात सुन के ऑब्वियसली जॉर्ज को तो उस पर यकीन नहीं होता एंड लॉकवुड को भी उस पर यकीन नहीं होता है। इनफैक्ट लॉकवुड कहता है कि तुम्हें जो हाथ पे चोट लगा है ना उसके कारण शायद तुम हैलुसिनेट कर रही हो। अब ये बात लूसी को बुरा लग जाता है और वो लॉकवुड से उस कमरे के बारे में पूछती है जहाँ पे लॉकवुड किसी को जाए नहीं देता। और उस कमरे का चर्चा होते ही लॉकवुड बहुत गुस्सा हो जाता है। इनफैक्ट लॉकवुड ये भी कह देता है कि अगर फिर से इस कमरे का जिक्र हुआ तो मैं तुमसे तुम्हारा जॉब ही छीन लूंगा। तो ये सब टैंट्रम होने के बाद नेक्स्ट सीन में हम लूसी को अपने कमरे में देखते हैं जहां वो मरीसा फिट्स के वीडियो इंटरव्यू देख रही होती है। इस इंटरव्यू में फिट्स बताती है कि पूरी दुनिया में अब तक बस वही है जो टाइप 3 से बात कर सकती है। तब तक वहां लॉकवुड आ जाता है जो लूसी से माफी मांगता है अपने बुरे व्यवहार के लिए और उसकी मरहम पट्टी करता है। लॉकवुड लूसी को बताता है कि 6 साल की उम्र में ही उसके माता पिता उसे छोड़ के चले गए थे, इसी वजह से वो उस बारे में बात करना पसंद नहीं करता। इनफैक्ट उस कमरे में उसके पास से ही रिलेटेड चीजें हैं एंड वो पास्ट के बारे में बात करना पसंद नहीं करता, इसीलिए उसे गुस्सा आया। इस पॉइंट पे लॉकवुड एक बहुत अच्छी बात कहता है और वो ये कि उसे लूसी पर पूरा भरोसा है, जिसे सुनकर लूसी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद लूसी लॉकवुड को स्कल जार की डेथ प्रोफेसी वाली बात बताती है और वो ये सारी बातें जॉर्ज को बताने जाते हैं। लेकिन जॉर्ज उन्हें कमरे में नहीं मिलता, इंस्टेड उन्हें उसके नोटबुक पर मिरर पर लिखा कोट का मतलब मिलता है जो था द ट्रूथ लाइज बियॉन्ड। ये देखकर लूसी और लॉकवुड जॉर्ज को खोजने निकल जाते हैं। नाउ जॉर्ज अब तक कब्रिस्तान वापस आ गया था क्योंकि वो उस मिरर को करीब से देखना चाहता था, लेकिन यहाँ उसे ग्रेव के आसपास क्राइम सीन का टेप मिलता है और ये एरिया डीप रैक ने कवर कर रखा था। अब तक लॉकवुड और लूसी भी यहाँ आ गए थे और इंस्पेक्टर बार्न्स उन्हें बताते हैं कि किसी ने मिरर चोरी कर लिया है। जी हाँ, किप्स और उसकी टीम को ये केस मिल गया था और वही मिरर ढूंढने में लगे हुए थे। लेकिन लॉकवुड इंस्पेक्टर से कहता है कि ये केस उनका था क्योंकि उन्होंने इस सोर्स को ढूंढा था। इस पर किप्स के टीम का रिसर्चर क्विल बताता है कि उन्होंने मालूम किया है कि जिस जमाने का ये शव है उस जमाने में शराब के गोदान में लोहे के ताबूत का इस्तेमाल होता है, इसलिए शव को भी लोहे के डब्बे में दफनाया गया। इस पर जॉर्ज कहता है कि मिरर में
पर्शियन लैंग्वेज में ट्रुथ लाइज बियॉन्ड लिखा गया था, जिसका मतलब है कि इस ताबूत के अंदर किसी बहुत खतरनाक चीज को कैद किया गया था और इस वजह से लोहे के ताबूत को इस्तेमाल किया गया है। जॉर्ज ये भी कहता है कि उसे लगता है कि ये शव एडमंड बिकरस्टाफ का है, जो उसी खानदान का छोटा बेटा था जो कि इस कब्रिस्तान के असली मालिक थे, यानी कि बिकरस्टाफ्स। लेकिन इस बात पे क्विल और किप की टीम उनसे झगड़ने लगती है और अपनी बात को प्रूव करने के लिए जॉर्ज उन्हें बॉडी के हाथ में मिले तलवार पे बिकरस्टाफ का निशान दिखाता है, प्रूविंग कि उसकी थियरी बिल्कुल सही थी। बेसिकली जॉर्ज यहाँ किप्स के पूरे टीम को बहुत ही बेवकूफ सा दिखाता है, क्योंकि वो अकेले इतना बढ़िया रिसर्च किया था और किप्स की पूरी टीम होने के बावजूद उनसे एक काम नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर बार्न्स भी इनकी काबिलियत देखते हैं और वो भी मान जाते हैं कि हाँ भैया लॉकवुड एंड को कुछ तो है। इसलिए इंस्पेक्टर बार्न्स डिसाइड करते हैं कि लॉकवुड एंड को किप्स की टीम के साथ मिलकर इस केस पे काम करेंगे, जहां उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा मिरर को ढूंढना। ऑब्वियसली ना तो ऐसा किप्स चाहता था ना ही लॉकवुड, लेकिन इंस्पेक्टर के कहने पे उन्हें ऐसा करना पड़ता है। ना बाहर आने पे किप्स और लॉकवुड की टीम में लड़ाई हो जाती है, जिसके अंत में किप्स और लॉकवुड शर्त लगाते हैं कि जो भी टीम पहले मिरर का पता लगा लेगी उसे केस पर काम करने का मौका मिलेगा और बाकी हारने वाली टीम को एजेंट्स की इंडस्ट्री को ही छोड़नी पड़ेगी, यानी कि ये जो हंटिंग का काम है, घोस्ट को हंट करने का या पकड़ने का जो भी है, इसको छोड़ना होगा हमेशा के लिए। सो द चैलेंज इज ऑन और इसी के साथ चौथे एपिसोड की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लॉकवुड एंड को के पहले 4 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। इसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, सिंपल है एंड हाँ इसको नोवेल से बैक किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी अगली सीजन्स भी आनी चाहिए एंड काफी इंटरेस्टिंग होती है जब भी नॉवल अडेप्टेशन होता है। ना मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ इसके अगले 4 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन कल ही आने वाली है, तो उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल पे नए तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं।